नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतंग। हाँ जी, उड़ाने नहीं, पढ़ने जा रहे हैं पतंग। चैप्टर है आलोक धनवा जी का। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनका नाम न सुना हो। ये नए राइटर्स में से हैं। इनकी डेथ अभी 2016 में ही हुई थी। आइए इनके बारे में पहले पूरी बात कर लेते हैं। पूरी बात क्या है भाई? इनका जन्म हुआ था 1948 में, आज़ादी के बाद का। इनकी जो पहली कविता इन्होंने लिखी थी, जनता का आदमी, ईयर 1972 में ये पब्लिश हुई। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जैसे भागी हुई लड़कियां, बूनो की बेटियों से। ये दोनों उनके पोयम जो है, इससे ब्रूनो ब्रूनो की बेटियों, ठीक है, इससे इनको प्रसिद्धि मिली, बेसिकली फेमस हुए। फिर इनका एक पोएटिक कलेक्शन है, मतलब आज तक इन्होंने सिर्फ एक लिखा है, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। ये इनका कलेक्शन है। इनको काफ़ी सारे सम्मान मिले हुए हैं, जैसे एक राहुल सम्मान। राहुल सांगरतायन जी का आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। ये सम्मान इनको मिल चुका है, राहुल जी के नाम पर है। इसके अलावा बिहार का इनको सम्मान मिल चुका है, जो स्टेट का होता है अपना। भोजपुरी सम्मान इनको मिल चुका है, बनारसी सम्मान इनको मिल चुका है। बेसिकली रीजनल जो अवार्ड्स है वो इनको मिल चुके हैं। हिंदी कविता में अगर हम बात करें 7वें 8वें दशक की, मीन्स 1970s 1980s, तो ये इनकी एज ज़्यादा थी नहीं, पर फिर भी इनको बहुत ज़्यादा उस समय ग्लैमर इनको मिला, काफ़ी इनको पढ़ा गया। ईयर 1972 से 73 में इनका जो इनकी जो कविताएं हैं वो प्रकाशित हुई, और वो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को याद रही, खासकर जो लोग काव्य प्रेमी हैं, जिनको पोएट्री पसंद है, उनकी जुबां पर था। 1972 में इन्होंने अपना पहला और एकमात्र काव्य संग्रह इनका पब्लिश हुआ, दुनिया रोज बनती है। 1998 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1972 में लेखन शुरू हुआ, 1998 में पहला जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जिसमें इनका कलेक्शन ऑफ पोएट्री आपको मिलेगा, ये पब्लिश हुआ। काव्य संग्रह के अलावा 2 दशकों से ही, अभी फिलहाल जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी, ये काम कर रहे थे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। बेसिकली लिटरेचर के लिए, कल्चर के लिए, सोशल वर्क, ये सब ये कर रहे थे। अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, इस कविता की बात करें, खूबसूरत, यहाँ हम बात करते हैं बाल सुलभ इच्छाएं। बाल सुलभ मतलब जो ऑर्डिनरी है, यूजुअल है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। वो उमंग, उत्साह, वो कैसे पतंग से रिलेट करते हैं इस बात को। देखो, ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। ये आपको मिलेगा, एक बहुत फेमस इंग्लिश के राइटर हैं A.G. गार्डनर, उनमें मिलता है ये, और इनमें तो है ही। कि भाई एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर आप लिख पाओ, आप एक बहुत ही सिंपल चीज़ के पीछे इमोशंस देख पाओ लोगों के, ये बड़ा टैलेंट होता है। बड़ी चीज़ के ऊपर बड़ा लिखना फिर भी लोग लिख लेते हैं, छोटी चीज़ के ऊपर बड़ा लिखना ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, जो ये भाई साहब ने किया हुआ है। तो एक लंबी कविता का अंश है ये पतंग कविता। कवि बताता है कैसे बच्चों का जो पतंग है वो एक रंगीन सपना है उनका। जब पतंग उड़ती है तो सिर्फ पतंग नहीं उड़ती, उनकी उम्मीदें उड़ती है। पतंग की ऊंचाइयों के साथ बच्चे भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल करनी है। ठीक है, वो पाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों को, सिर्फ छूना नहीं चाहते। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना है। वो गिरते हैं, लेकिन गिर के उठ जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे बच्चों में रेजिस्टेंस होती है, वो हार नहीं मानते। बड़े जो है वो हार जल्दी मान जाते हैं, और ये बच्चों से सीखने लायक चीज़ है। जीवन में ये प्रेरणा देती है चीज़। बात करते हैं पहले काव्यांश यानी पहले स्टैंजा की पहली लाइन की। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। इसका क्या मतलब है समझना। भादों मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न हो। एक तो देखो होता है स्टार्टिंग की बारिश। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई 2021, अभी स्टार्टिंग हुई है बारिश की। बारिश होती है तो उतनी बड़ी नहीं होती कि 3-4 घंटे बारिश पड़े, सड़कें भर जाएं, हम कहीं पे जा ना पाएं। वो मैसिव जो रेन होती है ना, बहुत तेज तेज बारिश जो आपकी होती है अगस्त में जाकर, उसकी बात हो रही है। वो होता है भादों का महीना, एकदम तेज बारिश। वो कहते हैं भादों गया, वो तेज बारिश का महीना जा चुका है, और अब जो सनराइज हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। सूरज जो उग रहा है, जब धूप निकलती है, उससे पहले का ये जो सीन है, ये है खरगोश की आंखों जैसा लाल। ये कंपैरिजन किया गया है। फिर वो क्या कहते हैं, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए,
जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाए हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। इसका क्या मतलब है? इसके बाद आया देखो शरद। शरद बेसिकली मीन्स ऑटम। ये वो सीजन है बारिश के बाद और सर्दी से पहले का, जब न बहुत ज़्यादा गर्मी परेशान करती है और न सर्दी हमको छूती है, एकदम बीच का मौसम गजब। ऑटम और स्प्रिंग लाइफ में और क्या चाहिए बताओ आप। लाइफ में भी ऐसा है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं, बैलेंस। ऐसा यहाँ पर भी है हमारे शरद में। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, तो शरद को हमने एक पर्सन की तरह इमेजिन किया है जो पुल पार करके अपनी साइकिल चलाते हुए आ रहा है। असल में कोई साइकिल नहीं है, हमने इमेजिन किया है कि जैसे जब साइकिल चलाते हुए कोई घंटी बजाते हुए आता है ना, टिंग 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 निकलता है, तो बच्चे कैसे अट्रैक्ट होते हैं, अरे वाह वाह नई नई साइकिल, ऐसे कोई घंटी बजाते हुए आए नई साइकिल पे, कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो वैसा ही लगता है कि शरद का जो मौसम है वो भी आ रहा है, बच्चों को अपने इशारों से बुला रहा है। मतलब बच्चों को बोल रहा है घर से निकलो और आओ पतंग उड़ाओ। आकाश को उसने एकदम हल्का कर दिया। हल्का मतलब क्या? एक हल्की सी हवा होती है आसमान में, आप देखोगे तो शरद का जो मौसम है, ऑटम का जो मौसम है, वो पतंग उड़ाने के लिए अच्छा है। उसमें प्रॉपर हवा है आसमान में, इसलिए कहा गया है कि जो आसमान को हल्का बना दिया। बादल है नहीं, क्योंकि बारिश जा चुकी है, तो बादल क्या करेंगे अब। ठीक है, बेसिकली जो बारिश है वो बादलों से होती है, इसलिए रेनी सीजन में आपको आसमान साफ नहीं मिलता, और पूरी रेन के बाद आपको आसमान साफ मिलता है क्योंकि बादल तो बरस चुके हैं। तो अब आसमान एकदम हल्का है, बादल नहीं है, ठंडी ठंडी सी मस्त पतंग वाली हवा चल रही है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी स्टैंजा को कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहा था अभी कवि ने? आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आप इमेजिन करो जब पतंग उड़ती है, क्या है वो? पतंग क्या है? इस दुनिया की सबसे हल्की चीज है या नहीं है? कोई फ्यूल नहीं लगता, कोई ताकत नहीं लगती, इतनी ऊपर उड़ जाती है। दुनिया का सबसे पतला कागज भी है भाई, कितना पतला कागज होता है। सबसे पतली जो दुनिया की में आपको बांस की कमानी मिलेगी, बांस की जो लकड़ी मिलेगी, वो पतंग में है। हर जगह बांस मोटा होता है, सिर्फ पतंग के लिए कितना पतला काट लिया जाता है, घिस लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है जब पतंग उड़ती है? सीटियों किलकारियों और तितलियों की दुनिया। हर तरफ सीटियां हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं काटियो। आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपके शहर में क्या चिल्लाते हैं। हमारे ग्वालियर में तो काटियो बोलते हैं, कई जगह काय पोछे बोलते हैं, कई जगह काटे बोलते हैं। आपके शहर में क्या बोलते हैं जब किसी की पतंग कटती है? काय पोछे, काइटो, काटे, काटियो, क्या बोलते हैं बताना। तो वो दुनिया होती है, तो किलकारियाँ होंगी, तितलियाँ होंगी, तालियाँ होंगी, वो दुनिया आ सके, इसके लिए शरद मौसम को तैयार कर देता है। अब ये तो हमने मीनिंग समझा, आप संदर्भ क्या लिखेंगे? बड़ा सिंपल है जी। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित, मतलब उसमें इंक्लूडेड, कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि पतंग शीर्षक कविता से ली गई है। तो उनका जो कविता संग्रह है उसमें एक पोयम है पतंग, उस पतंग से ये जो स्टैंजा है ये लिया गया है, जो हमारी पुस्तक आरोह भाग 2 में है। दो पुस्तकें आरोह और वेदांत, दोनों की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। तो ये ली गई है आरोह भाग 2 से। ठीक है, भाग 2 मतलब 12th के लिए बोला गया है। प्रसंग की बात करें, मतलब इस पर्टिकुलर स्टैंजा की अगर बात करें, तो यहाँ पे कवि वर्षा के बाद जो शरतकालीन प्रकृति है, मतलब जो नेचर है आफ्टर रेन, उसका वर्णन किया है। बच्चों की कैसी उमंग होती है, एक्साइटमेंट होता है, उसका वर्णन किया है। जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, बच्चों के जो एफर्ट्स होते हैं, जो उम्मीदें होती हैं, उनकी बात की गई है। और कैसे वो हिम्मत दिखाते हैं, उसकी बात की गई है। अगर हम बात करें इसके विशेष की, कि भाई लिटरेचर की नज़र से अगर हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, तो उसमें क्या क्या है, क्या खूबसूरतियाँ हैं। एक काव्य की अगर हम नज़र से देखें इसको, एक साहित्य की नज़र से देखें, सबसे पहले तो साहित्य खड़ी बोली है। खड़ी बोली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि टिपिकल वर्ड्स हो। टिपिकल मतलब जो ट्रेडिशनल हिंदी के वर्ड्स है, शुद्ध हिंदी के, शुद्ध फारसी यानी उर्दू के, वो वर्ड्स हो, लेकिन कहने का ढंग सिंपल है। कहने का ढंग सिंपल यानी समझ में आता है, ऐसा नहीं है बहुत कठिन हो। शब्द बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो, लेकिन समझ में आ जाए बात।
प्रतीकों बिंबों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है भाई, क्या ही कहना, आपको सीन दिखा दिया, आवाज सुना दी, कितना अच्छे सीनरी बताई थी। भादों के महीने के बाद शरद ऋतु के आगमन का वर्णन है, ये सीजन का ट्रांजेक्शन दिखाना है, ये बहुत शानदार चीज रहती है। कैसे दिखाया, ऋतु परिवर्तन को दिखाया, कैसे सीजन चेंज होता है, और प्रकृति का मानवीकरण दिखाया है, यानी पर्सोनिफिकेशन की, कैसे नेचर चेंज होता है। कविता की जो बिंब योजना है, बिंब योजना मतलब यूज ऑफ इमेजरी, कि कैसे हम देखते हैं सीन्स को, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम फील करते हैं, आप क्या फील कर रहे होगे, आप क्या टच कर रहे होगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंब, यानी वॉट यू सी दृश्य, वॉट यू हेयर श्रव्य, एंड वॉट यू टच, यानी आप क्या स्किन से फील करते हो, क्या आप सुनते हो, क्या आप देखते हो, इन सब का वर्णन किया गया है। मतलब एक कवि ने वो सब कुछ शेयर किया जो उन्होंने देखा होगा पतंग उड़ाते हुए बच्चों को, जो हवा महसूस की होगी, और जो सुना होगा। तीनों बिंबों को, यानी तीनों सेंसेस पे हमारे उन्होंने आप कह सकते हो इम्पैक्ट किया है। शरद ऋतु के सवेरे की लालिमा के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल, ये वर्ड यूज किया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल। ठीक है। फिर पुलों को पार करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये सब बिंब है और बहुत ही नए हैं, मतलब ट्रेडिशनली इनका यूज होता नहीं है। और मानवीयकरण अलंकार भी है। मानवीकरण क्यों, क्योंकि पुलों को पार करते हुए, इशारों से बुलाते हुए, ये काम इंसान का है, मौसम का नहीं है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। खरगोश की आंख से किया है तो ये हो गया उपमा अलंकार। अब देखना, पतंग, ये एक देखो, पतंगों, तितलियों, सीटियों, किलकारियों, ये सारे शब्दों में अगर आप देखोगे तो एक साउंड है इयो, 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 ये यहाँ पर अगर आप देखोगे। फिर नाजुक दुनिया, तो ई आई, ई का जो साउंड है ना, इसमें इसको हम कहते हैं विशेष अर्थध्वनि और प्रभाव उत्पन्न किया गया है। मतलब एक अलग ही आपको साउंड क्रिएट किया गया है जानबूझ के। ये जो वर्ड चूज किया ना, तितलियों की जगह हो सकता है पतंगों कह देते, ठीक है, हो सकता है भंवरे कह देते, कीट कह देते, उन्होंने तितलियों ही क्यों कहा, सीटियों क्यों कहा, सीटियों की जगह वो कुछ और कह सकते थे ना। किलकारियों ही क्यों कहा, किलकारियों की जगह गुंजन कह देते, मस्ती कह देते, तालियां कह देते, क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट क्रिएट करना है उनको, इयो, 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 पतंगों। ठीक है, ये जो साउंड है, ई का साउंड, नाजुक दुनिया, ऊ का साउंड, इसको बोला जाता है एक विशेष अर्धध्वनि पैदा करना। मतलब छोटी छोटी जो मात्राएं हैं उनको बार बार कॉमन लेना, ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो कॉमन हो, छोटी छोटी मात्रा, इससे एक विशेष ध्वनि पैदा होती है, वो पढ़ने में अच्छा लगता है। मैंने भी जब पढ़ा ना, ये देखो, पतंगों, तितलियों, सीटियों, किलकारियों आदि के ठीक है, कि नाजुक दुनिया, तो ये जो साउंड है ना, इसका एक अलग इन्फ्लुएंस है। फिर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें उपमा अलंकार है, कंपैरिजन किया गया है। जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रेपिटेशन है। अब आते हैं हम स्टैंजा 2 पर, क्या कहा गया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसका क्या मतलब है, बच्चे जो जन्म से ही है ना, उनके पैर बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखें छोटे बच्चों के पैर कितने सॉफ्ट होते हैं। तो रुई से कम, रुई मतलब ये कपास, कपास मतलब होता है कॉटन, कॉटन से कंपेयर किया है बच्चों के पैरों को। आए हाय कितने सॉफ्ट होते हैं ना। मतलब ऐसा लगता है कि पैर इतने बेचैन हैं कि पैर धरती पे नहीं चल रहे, पैर तो अपनी दुनिया में चल रहे हैं, धरती उनके नीचे आ रही है बार बार, कि भाई मैं भी हूँ। तो ऐसा लगता है पैर पहले चलते हैं, धरती बाद में आती है। तो ये एक इमेजिनेशन है, असल में तो ऐसा हो नहीं सकता। धरती तो पहले ही है ना, बच्चा यहाँ बड़ा है, धरती है, उस पर पैर है। लेकिन ये सुनने में क्या लग रहा है कि पृथ्वी पैर के नीचे आती है, पैर इतनी तेज भाग रहे हैं। ठीक है, कि माँ पृथ्वी भी बोलती है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मैं पहले ही पैर के नीचे पहुंच जाऊं। जब वे दौड़ते हुए आते हैं बेसुध, बेसुध मतलब उनको कोई फिक्र नहीं है, बस धरती उनके नीचे आ जाती है, उनकी उनको चोट ना लग जाए। छतों को भी नरम बनाते हुए, छत को नरम बनाने का मतलब क्या है कि भाई बच्चों के लिए जो छत है, ये देख सकते हो आप, छत वो नरम होती है। बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि यार ये छत है, ये तो स्ट्रगल हो गया यार, इससे तो बेड होना चाहिए था मेरा स्लीप वेल का नरम वाला। बच्चों के लिए कोई फर्क नहीं है, नंगे पैर भी उनको घुमा लो तो उनके लिए छत भी नरम है। और दिशाएं उनके लिए मृदंग की तरह है, दिशाओं से आने वाला संगीत, वो हवाएं
उनके लिए एक एक सॉन्ग की तरह है। ये मृदंग मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मधुर इसका संगीत होता है, मैंने सुना हुआ है। तो एक अलग ही तरह की ढोलक है ये, बहुत शानदार। तो ऐसा लगता है उनके लिए जो हवाएं हैं, उनके लिए जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, ये भी म्यूजिक बजा रही हैं। कितने फ्लेक्सिबल होते हैं ना बच्चे, इस फ्लेक्सिबिलिटी को बताया गया है। देखो, जब वे पिंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग के अक्सर, मतलब वो बच्चे आते हैं तो ऐसा लगता है पेंग भरते हुए मतलब ऐसे झूलते हुए। वो आपने देखा है छोटे बच्चों को फुदक फुदक के चलते हैं, इतना एक्साइटमेंट होता है। बच्चे चलते नहीं है, बड़े क्या चलते हैं, बड़ों को तो सिखाना पड़ता है कि तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारा मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, फुदक फुदक के चलोगे गिलहरी की तरह। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बच्चे, आप देखो गिलहरी की तरह फुदक फुदक के वो चलते हैं, किसी लचीली सी डाल की तरह, जैसी डाल होती है ना लचीली सी, ये देखो फ्लेक्सिबल एक लकड़ी होती है, तो ऐसा लगता है एक फ्लेक्सिबल सी डाल की तरह वो ऐसे झूल रहे हो, जैसे कोई झूला झूलता है। तो डाल की तरह फ्लेक्सिबल हैं और झूले की तरह वो उचकते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ये रंध्रों लिखा होगा, मिसप्रिंट है। इसका मतलब देखो, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे छत के किनारे पे खड़े हो जाते हैं, बहुत मैसिव रिस्क रहता है गिरने का, फिर भी उन्हें क्या बचाता है, उनकी बॉडी का म्यूजिक, उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन वो छत से गिरने के चांसेस उनके कम रहते हैं। उनकी बॉडी महसूस कर लेती कि नहीं भाई छत यहीं तक है, तो याद रहता है। आपने अगर पतंग उड़ाई है, आप इस बात को फील कर पाओगे, अब याद रख पाते हो कि बस इतना ठीक है, इतनी मेरी छत है। भले आपका ध्यान छत पे है, आप जो पतंग उड़ रही है ना, सिर्फ पतंग नहीं उड़ रही है, आप भी उस पतंग के साथ उड़ रहे हो। तो कहा गया ना, पतंगों की ऊंचाइयों को थाम लेते हैं वो एक धागे के सहारे, और अपने रंध्रों मतलब अपने ये रोम रोम, अपने एक्साइटमेंट के सहारे बच्चे भी उड़ते हैं पतंग के साथ। तो पतंग नहीं उड़ती, बच्चों की उम्मीदें, उनकी आशाएं उड़ती हैं उनके रंध्रों के सहारे, उनके जो ये पोर हैं इनके सहारे। और बचाता कौन है, उनका संगीत, यानी उनके शरीर का संगीत, उनकी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, उनकी मेमोरी। संदर्भ सेम लिखोगे, प्रसंग में क्या लिखोगे कि भाई कवि ने बच्चों के कोमल और ये क्या है, हाँ उल्लासित, उल्लासित मतलब एक्साइटेड मन का वर्णन किया है। शरीर में क्या, उनके अक्षय, अक्षय मतलब कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा को रेखांकित किया है। रेखांकित मतलब हाईलाइट। उत्साह मतलब भी एंथुसियाज्म, यानी जोश। काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, खड़ी बोली का प्रयोग है साहित्य के हिसाब से। अब कुछ शब्द हैं उर्दू के, जैसे बेचैन, चरम, चरम नहीं नरम, महज, खतरनाक, सिर्फ भी वैसे उर्दू का वर्ड था, तो उर्दू के वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। उपमाओं और बिंबाओं, ये बिंबों की बड़ी नई योजना है, इमेजेस, सिंबल्स, ये बड़ा नया यूज है, ये जनरली आपको नहीं मिलेगा। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए डाल की तरह वेग से, ये नया है, ये आपको जनरली नहीं मिलेगा ऐसा बिंबों का इस्तेमाल। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां और रोमांचित शरीर का संगीत, ये एकदम नए हैं बिंब, आपके नए प्रभावोत्पादक मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट पैदा करने वाले एकदम नए बिंब हैं, इमेजेस हैं ये। छतों को नरम बनाना, यहाँ पे स्पर्श बिंब है, यहाँ पे आप ये फील कर रहे हो कि टच वाली बात है। मैंने कहा ना, अगर आपका कोई टच शेयर कर रहा है पोएट कि उसने क्या फील किया था, तो उसको बोलेंगे स्पर्श बिंब। जैसे अगर कोई पोयम में ऐसा कुछ बोले कि नरम नरम हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो आप उस ठंडी हवा को वो शेयर कर रहा है, वो उसने क्या देखा वो शेयर नहीं कर रहा, क्या फील किया वो शेयर किया, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंब। और मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना, इसमें आवाज को शेयर किया, यानी श्रव्य बिंब। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, ये हुआ दृश्य बिंब, कि आपको दिख रहा है कि ऊंची पतंग उड़ रही है, आजकल उड़ती है ना, जुलाई में भी उड़ती है। कोमलता के लिए जब आपने कपास का इस्तेमाल किया, तो ये उपमा अलंकार है। क्या उपमा है, वाह क्या कंपैरिजन है यार। उपमा अलंकार के और उदाहरण भी हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, ये उपमा अलंकार है। पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, तो डाल की तरह लचीले हैं, पेंग भरते हुए आ रहे हैं, ये एक उपमा अलंकार है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अलंकार है, विशेषण विपर्य अलंकार। इसका मतलब क्या है कि भाई पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, अब भाई धड़कता दिल है, पतंग नहीं धड़कती, लेकिन फिर भी हमने पतंग के लिए धड़कती वर्ड यूज कर दिया, ऊंचाइयों के लिए धड़कती यूज कर दिया, तो ये कहलाएगा विशेषण विपर्य, यानी जहां विशेषण नहीं लगना था,
जो विशेषण था धड़कन के दिल के लिए वो आपने ऊंचाइयों के लिए यूज कर दिया, जो जिसका है ही नहीं विशेषण आपने इस्तेमाल कर दिया। इसको बोलते हैं विशेषण विपर्य अलंकार। अब आता है फाइनली तीसरा स्टैंजा। क्या कहते हैं कवि महोदय? अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। भगवान न करे कोई बच्चा अगर पतंग उड़ाते हुए गिर जाए, ऐसा नहीं हमारी तरह डर के बैठ जाता है कि ठीक है यार एक बार गिर गया तो अब नहीं जाऊंगा, नहीं, अगली बार वो फिर आता है सूरज के सामने, सुनहरे सूरज के सामने और आता है निडर होकर। अब तो मैं नहीं डरूंगा, अब नहीं गिरूंगा, पहले गिर गया। अब उसके पैर पैर जो है वो और तेज घूमते हैं। धरती माता पृथ्वी उनके पीछे और आती है, उनके कदम नीचे पड़ने से पहले धरती वहां पे आ जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसको मैं आपको एक और चीज बताऊं, बेचैन पैर, अब देखना, पैर बेचैन नहीं है, बच्चे बेचैन है, पर बेचैन पैरों को बोला गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, हिंदी में भी नाम बताऊंगा कभी। हाँ, ठीक है जी, आगे देखना आप। तो प्रस्तुत पंक्तियां, ये मैं आपको बता चुका हूँ संदर्भ कि आरोह बाग 2 हमारी जो पुस्तक है उससे ली गई है। कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है, इसकी शीर्षक पतंग शीर्षक जो कविता है वहां से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो बच्चों की साहसिक, अदम्य और महत्वाकांक्षी जो मनोवृत्तियां हैं, मतलब उनके जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उसको शो किया गया है। अगर हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, तो देखो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी के साथ साथ उर्दू शब्दों का इस्तेमाल है। बहुत ही आधुनिक बिंब है, ये जनरली यूज होते नहीं थे हिंदी में, जो कि ये भाई साहब ने किए हैं, आलोक जी ने। पतंगों को एक नए रूप में दिखाया गया है, बच्चों को एक नए रूप में दिखाया गया है। निडर, जनरली बच्चों को मासूम दिखाते हैं, थोड़ा सा डर वाला भी दिखाते हैं, बच्चा मासूम है, डरा हुआ है। यहाँ निडर दिखाया है बच्चों को, एक नया रूप है। सुनहरा सूरज, स ये ले नहीं होगा, रे होगा, सुनहरे सूरज, स है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पृथ्वी आती है, ये मानवीकरण है, क्योंकि पृथ्वी लिटरेचर के हिसाब से आप देखोगे तो पृथ्वी लिविंग नहीं है, ह्यूमन नहीं है, ठीक है। हाँ, लिविंग आप कह सकते हो साइंटिफिकली, पर ह्यूमन नहीं है। आना जाना ह्यूमन का काम है, जो हमने पृथ्वी के लिए कहा। गिरकर बच जाने में विरोधाभास है, आयरनी है, क्योंकि गिरना भी है, बचना भी है, दोनों काम एक साथ बोला गया है। पैरों की गतिशीलता, ये जो वर्ड है यहाँ पे पैरों की गतिशीलता को बेचैन पैरों के माध्यम से समझाया है कि कितना अच्छे से पैर मूव करते हैं। तो मूव करते करते अच्छे से हम आ गए हैं इस चैप्टर के एंडिंग पर। और एंडिंग में आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा मैसेज है कि भाई हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये है, देख सकते हो आप, हमारे रैंकर्स हिंदी क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। फ्री से याद आया, इस चैप्टर का फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी डिस्काउंट चल रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप वैसे ये कोर्स परचेज करते हो तो आपको मिलेगा ये 5000 का कोर्स, मतलब लाइव क्लासेस है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो 5000 होता, बट अभी ये कुछ टाइम के लिए ऑफर है 3500 का। तो आप ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंक्वायरी लें और इन रैंकर्स की तरह शामिल हो जाएं इस लिस्ट में। धन्यवाद।